नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। फर्टिलाइजर घोटाले के मामले में ईडी की टीम ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एडी सिंह से दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर पर पूछताछ की जा रही है। ईडी मुख्यालय के वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक यह गिरफ्तारी बहुचर्चित फर्टिलाइजर घोटाला मामले में की गई है। कुछ समय पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था। उसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने यह केस टेक ओवर किया है और आगे इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा सहित तो करीब 12 स्थानों पर छापेमारी भी की गई थी। एडी सिंह आरजेडी के सांसद हैं और लालू प्रसाद के काफी करीबी माने जाते हैं। 2020 में उन्हें आरजेडी ने राज्यसभा भेजा था। एडी सिंह पटना के बिक्रम के रहने वाले हैं। वो एक बड़े व्यवसायी और जमींदार हैं। उनका रियल एस्टेट सहित कई व्यवसाय भी है। फर्टिलाइजर और केमिकल इंपोर्ट का व्यवसाय भी है। और सीबीआई की ओर से दर्ज मामला और एडी सिंह की संलिप्तता कैसे है, यह जानते हैं। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इफ्को के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप के एक मामले में एक एफआईआर दर्ज करके 12 लोकेशन पर छापेमारी की थी। इस दर्ज एफआईआर में दुबई की कंपनी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। उसी एफआईआर में सांसद अमरेंद्रधारी सिंह यानी कि एडी सिंह को भी नामजद किया गया था और उन पर दुबई स्थित एक फर्टिलाइजर कंपनी में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत होने का आरोप लगा था। उस कंपनी का नाम है मेसर्स ज्योति ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। दरअसल इफ्को और इंडियन पोटास लिमिटेड कंपनी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि ये कंपनियां सब्सिडी के नाम पर भारत सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रही थी। और गिरफ्तारी के बाद आरजेडी सांसद अमरेंद्र सिंह के पटना स्थित आवास पर क्या हलचल है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजेडी के सांसद अमरेंद्रधारी सिंह को उनके दिल्ली स्थित डिफेंस कॉलोनी आवास से गिरफ्तार किया है और माना जा रहा है कि फर्टिलाइजर घोटाला के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी हम खड़े हैं पटना के पाटलिपुत्रा में स्थित उनके आवास पे और जो आपको बता दूं कि देखिए यही वो घर है जो अमरेंद्रधारी सिंह का है। ये बंगला जो है वो उनका है और जैसा माना जाता है कि ये अमरेंद्रधारी सिंह जो है वो बड़े कारोबारी हैं। फर्टिलाइजर्स के कारोबार में इनका बड़ा नाम है। कई देशों में माना जाता है कि इनका व्यापार है। ये पटना के ही दुल्हिन बाजार है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। अनखा गांव जो गांव कहलाता है और उसके बाद पढ़ाई जो है वो संत माइकल स्कूल पटना के नामी स्कूल है, यहीं पे उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद ये दिल्ली के यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने स्नातक किया और उसके बाद जो है वो कारोबार में व्यापार में लगे। और बताया जाता है कि जिस समय यहाँ आरजेडी में इनका जो नामांकन हुआ, जो उम्मीदवारी आरजेडी ने घोषित की कि अमरेंद्रधारी सिंह राज्यसभा से उनके उम्मीदवार होंगे, तो वो चौंकाने वाला था क्योंकि आरजेडी के कई बड़े नेता थे जिन्हें पता भी नहीं था कि अमरेंद्रधारी सिंह कौन है और क्या व्यापार करते हैं। लेकिन वो आरजेडी से सांसद बने और ये घोटाला जो है फर्टिलाइजर घोटाला काफी चर्चित घोटाला रहा है और आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और एडी सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संस्थाओं का प्रयोग विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए करती है। हो सकता है ये भी उसी का नतीजा हो। ये देखा जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। ईडी, आईडी, सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है
किन कारणों से हुआ है, इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भारत सरकार के इशारे पे विपक्ष के नेताओं को बिना मतलब गिरफ्तार कर परेशान कर रही हैं। आज राजद के माननीय सांसद एडी सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि उनके इन कुकृत्यों से न तो विपक्ष डरेगा न रुकेगा। और एडी सिंह की गिरफ्तारी पर एनडीए नेताओं ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में ऐसे ही नेता मिलते हैं तो घोटाले में संलिप्त होते हैं। देखिए, आरजेडी एक परिवार की पार्टी है और आरजेडी की दुकान क्राइम और क्रिमिनल्स के सहयोग से चलती है और जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, अनियमितता बरतने वाले लोग हैं, इन लोगों के सहयोग से चलती है। इनको बड़े थैलीशाह चाहिए। बड़े आपराधिक तत्व, संगीन अपराधों में लिप्त लोगों की बहुतायत आरजेडी में है और निश्चित तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है उनके सांसद के खिलाफ, ये पहले से चले आ रहे मामले। राजद जैसी पार्टियों का राजनीतिक कुसंस्कार किसी से छिपा हुआ नहीं है। इनके यहां तो शुरू से भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, घोटालेबाजों का बोलबाला रहा है। अगर फर्टिलाइजर स्कैम हो ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। यहां तो चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला, अलकतरा घोटाला, उसके सामने ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश को लेकर टुन्ना पांडे ने बयान दिया था और उसके बाद यह नोटिस भेजा गया है और जेडीयू ने बयान पर नाराजगी जताई थी। एम्बुलेंस घोटाले में भी टुन्ना पांडे का नाम सामने आ रहा था। पूर्व विधायक ने टुन्ना पांडे को आरोप लगाया था और टुन्ना पांडे पर यह आरोप लगाया गया था क्योंकि उनके फंड से एम्बुलेंस खरीदी गई थी। लेकिन साथ ही टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार के खिलाफ भी बयानबाजी की थी, जिसको लेकर जेडीयू ने ऐतराज जताया था और अब बीजेपी की तरफ से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के विवादित बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर उंगली उठाने वाले की उंगली काट लेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश पर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता है, लिहाजा नीतीश को जेल भिजवाने की बात करने वाले अपने नेता पर बीजेपी कार्रवाई करे। पुलिस टुन्ना पांडे जी तो एक्सीडेंटल एमएलसी बने, तो शराब व्यवसायी थे, तो शराब बंद है, पहले उंगली जो उठाएगा उसका उंगली काट लिया जाएगा। वो भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के ऊपर। हम लोग बोलते नहीं, हम लोग के पास भी जुबान है, कोई गूंगा नहीं है, लेकिन इस तरह का हमला तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। हमारे जनता दल से कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई कड़ा टिप्पणी नहीं किया होगा, लेकिन एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी टुन्ना पांडे जी नीतीश कुमार जी के ऊपर बराबर हमलावर हुए। सवाल के कटघरे में भारतीय जनता पार्टी भी है कि बार बार वो बोलता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। कह दिया जेल भेजवा, कोई माई का लाल नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के बयान पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि एमएलसी को इस तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए नोटिस दिया गया है और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हमारा कई दशकों का उनके साथ काम करने का अनुभव है और वो इस तरह की अनुशासनहीनता को ना बर्दाश्त करते हैं। लिहाजा उन्होंने श्री पांडे को कारण बताओ नोटिस दिया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री नीतीश कुमार जी पिछले 15 वर्षों से भी अधिक समय से इसी एनडीए के नेता हैं। स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष श्री नड्डा जी चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पूर्व भी इस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं कि बिहार में एनडीए माने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला गठबंधन।
पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ बिहार के बुद्धिजीवियों ने बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। राज्यपाल को लिखे पत्र में 25 बुद्धिजीवियों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ऐतराज जता चुके हैं, जिनमें 5 पद्मश्री विजेताओं के साथ कई डॉक्टर, पूर्व डीजीपी और कलाकार शामिल हैं। राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की गई है और राष्ट्रपति तक बात पहुंचाने और कार्रवाई की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सवाल उठाते हुए और उस हिंसा को रोकने के लिए बिहार के बुद्धिजीवी वर्गों ने बिहार के राज्यपाल को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में शामिल होने वाले जो नाम हैं वो बिहार के कई जो पहले से ही पद्मश्री अवार्डेड हैं, पूर्व डीजीपी हों या फिर कई बड़े नाम जो डॉक्टर्स हैं जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, उन सारे प्रबुद्धजनों ने मिलकर के बिहार के राज्यपाल को पत्र लिखा है और कहा है कि बिहार में होने वाली जो हिंसा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, जो इस पे पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए और वैसे लोग जो इसमें शामिल हैं अपराध करने वाले उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अगर जरूरत पड़े तो संवैधानिक प्रावधान के तहत पश्चिम बंगाल में कार्रवाई की जाए। तो इन तमाम बातों को राज्यपाल को लिखते हुए कहा गया है कि इन सारे बातों को देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी के बाद बिहार में राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। और अगर जिस तरह की हिंसा वहां पर हो रही है कि एक समुदाय के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो बहुत ही गलत है। इस तरह के जो मामले हैं उसमें सरकार के स्तर से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर स्टेट ही मिल जाए एक समुदाय विशेष से तो बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। ये बहुत खतरे की घंटी है। और हमने ये भी लिखा है कि अगर आवश्यकता हो तो केंद्र उसमें अपने संवैधानिक जो शक्तियां उसका उपयोग करे। मैं समझता हूं ऐसे स्वनाम धन्य बुद्धिजीवियों के द्वारा बिहार के राज्यपाल को चिट्ठी लिखना और उनसे यह कहना कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए आप राष्ट्रपति जी तक हम लोग की बात पहुंचाइए, यह अपने आप में समझ से परे है। इन लोगों को तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को खुद ही चिट्ठी लिखना चाहिए। इसने बिहार के राज्यपाल को माध्यम क्यों बनाया है? ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बुद्धिजीवी समाज का भला करने वाले हैं, राज्य और देश का हित चाहते हैं, या ये बुद्धिजीवी वर्ग बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के लोग हैं? हत्या करना, आगजनी की घटनाएं, लूट की घटनाएं, मारपीट करना, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार की घटनाओं के बाद बंगाल की सरकार चुपचाप बैठी देख रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। लगभग 10,000 लोग शेल्टर होम में हैं, पलायन कर करके दूसरे राज्य में आसाम में चले गए हैं। तो बिहार का यह कर्तव्य बनता है, इसलिए कि बंगाल का पार्ट बिहार रहा है। और रुक करेंगे इस वक्त एक अहम खबर की। पटना से बड़ी खबर है, 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बहाली का रास्ता साफ किया है। नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई हुई है। दिव्यांग उम्मीदवारों के आवेदन के लिए वक्त मांगा गया है। राज्य सरकार ने 15 दिनों की मोहलत ली है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। बहाली के लिए पिछले साल प्रक्रिया शुरू हुई थी। 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुकी हुई थी, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद से अब शिक्षकों के बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें जो पटना से है, जहां पर बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार को कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर मेरिट लिस्ट को जारी किया जाए और उसी के आधार पर बहाली किया जाए। शहरों में टीकाकरण के लिए आज से बिहार में टीका एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उनके साथ
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर टीकाकरण से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया और लोगों से कोरोना की चेन को तोड़ने में मदद की मांग की। शहरी क्षेत्र के लोगों को इस एक्सप्रेस के जरिए वैक्सीन लगाया जाएगा। आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे ढंग से काम पहले से ही प्रारंभ किया है और जो भी जरूरी काम है उस काम को बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है और अन्य सभी विभागों का, अधिकारियों का सबका सहयोग उसमें मिलता है, पुलिसकर्मियों का, सब लोगों का सहयोग मिलता है और ये खुशी की बात है। और ये कोई साधारण बात नहीं जो शुरू किया गया था कि गांव में RT-PCR की जांच हो और उसके लिए एक टेस्टिंग वैन की शुरुआत करा दी गई थी और जैसा आप बता ही रहे कि 1000 टेस्ट एक दिन में उस टेस्टिंग वैन के माध्यम से हो रहा है। टीका उपलब्ध करा दिया गया है। जो 18 से 45 साल के लोग हैं उनको भी टीका मिलना शुरू हो गया है। जैसा मैंने कहा इसकी उपलब्धता अगले कुछ दिनों में और बढ़ जाएगी तो फिर कोई कठिनाई नहीं रहेगी। जमुई में दलित परिवार की एक बेटी को अगवा कर जबरन निकाह करवाने का मामला सामने आया है। घटना चंद्रदीप थाना इलाके की है जहां पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस को आवेदन दिया है। इस आवेदन में नाबालिग बेटी को अगवा कर निकाह करवाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि मस्जिद में निकाह कर उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। पीड़ित परिवार ने बताया कि बीते 23 मई को उसकी 14 वर्षीय बेटी को गांव के ही पप्पू खां अपने कुछ साथियों के साथ अगवा कर लिया। 30 मई को परिवार वालों को पता चला कि उसकी बेटी का निकाह मस्जिद में करवाकर धर्मांतरण करा दिया गया है। बुधवार की शाम दीननगर गांव के कुछ दलित समुदाय के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को इस मामले में आवेदन दिया। आवेदन मिलने के बाद चंद्रदीप थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। वहीं खबर यह भी है कि लड़की को बरामद कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। तारीख को ही हुआ कि आया लेकर लड़की वही चला गया और आवाज पिस्तौल दिखा के गोली चार्ज कर दिया किसे एकदम सब शांति रहा उन्हें सबका हम जान मार देंगे। तो हम लड़की टान के हम ले जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं कोई बकवास कर सकते हो। लेके चले गए हम लोग घर पकड़ लिया, भाई गोली बंदूक चलने लग क्या करते। लड़की को लेकर निकाह करवा लिया और निकाह कर को अपने घर रख लिया। अच्छा, मस्जिद वगैरह में ये सब क्या? हाँ, क्या मस्जिद में करा कहाँ करा था, हम तो यहाँ सर है वो गांव पर रहता है। कि लड़की के 3 गो के यार घींचेंगे तो उसको नाम नहीं जानते हैं, उसको पहचानते हैं। अब बला छोड़न के चाहिए पहचानते हैं। वो लोग कौन कौन है? वो लोग कोई नहीं है। नहीं, वो लोग जो कांड किए हैं ये सब, ये तो पप्पू है, पप्पू खान है और हाँ, तो उसमें हमको जानते हैं कौन कौन है। पर है कि हम लोग हिंदू है वो मुसलमान है और इसी में होना नहीं सकता था, लगे बजौरी करके ले गया, धीरा उड़ा के धमका होने के बाद गोली फायरिंग किया तो ले गया है। इसमें इसी नहीं होना चाहिए, इसलिए अत्याचार वगैरह की बात आ रही है। क्या आप लोगों को धमकाता है? क्यों अत्याचार ये है कि मतलब गाली देता है कि यहाँ पर 1-2 फायरिंग करता है कि मतलब 4 घर तो क्या करेगा, जो कहेंगे वो करने पड़ेगा। हाँ, और जहाँ चलती रास्ता देखेंगे तो वहाँ गोली मार सकते हैं। RIL ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि महामारी के कारण जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है, कंपनी उन्हें अगले 5 साल तक सैलरी देगी। इतना ही नहीं, RIL मृतक कर्मचारी के बच्चों के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस, हॉस्टल और किताबों का पूरा खर्च देगी। इसके साथ ही बच्चे जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर लेते तब तक पति या पत्नी, मां बाप और बच्चों के हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज का 100% प्रीमियम RIL देगी। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को कोरोना वायरस हुआ या उनके परिवार में किसी को संक्रमण हुआ है, वो शारीरिक और मानसिक रिकवरी होने तक कोविड-19 लीव ले सकते हैं। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि जो कर्मचारी पेरोल पर नहीं है, उनके परिवार की मदद के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से यह रकम उन्हें दी जाएगी।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। Headline presented by Aisan Guru Cooler.